हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि ऑलरेडी दो वीडियोस आपको आ गए हैं रिवीजन के लिए। आशा रखती हूँ आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा। आज हम रिवीजन करेंगे सेक्शन बी में से और क्वेश्चन 2B, C और ग्रामर। पहले है 4-5 वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन 2B जो सेक्शन बी का है, 4-5 वाक्य में उत्तर। कवि धरा के अमर सपूतों से क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि कहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया जोश भरे, युग युग से मुरझे फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलवाणी से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। आया समझ में? क्या होगा? सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि कहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया जोश भरे, युग युग से मुरझे फूलों में नई मुस्कान दे, अपनी मंगलवाणी से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करें, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करके देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के अमर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। सेकंड है, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों की गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी आकर हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खोकर उदासीन बन गए हैं। कवि की इच्छा है कि ऐसे लोगों के जीवन में नया संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग के मुरझे सुमन में मुस्कान देखना चाहते हैं। मुझे लगता है दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से समझाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि देश के सपूतों को कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है और स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। सारे देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें देश के लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के अमर सपूतों को संदेश दिया है कि देश को नए युग में ले जाए। आया समझ में? अभी फोर्थ क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत करने के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। लोगों के पानी का उपयोग समझाकर उसको व्यर्थ नहीं होने देंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचाने देखकर सरकार को जानकारी देंगे। अभ्यारण्यों में पशुओं का शिकार देखकर हम उसे संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। मतलब शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर रास्ते खराब हो गए तो गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि यहाँ के रास्ते वो खराब हो गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है तो या कोई है ऐसा गवर्नमेंट का जो पार्ट है, ऐसा घर है, कुछ भी है, अभ्यारण्य का शिकार है, तो उसके संबंधित अधिकारियों को हम जानकारी सूचित करेंगे कि यहाँ पे ये हो रहा है।
फोर्थ पोएम के 4-5 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अभी हम 5th के करेंगे, 5th चैप्टर के। उसमें सबसे पहले है पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है और वो क्यों। तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। हाँ, फिर पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। क्या है कि जो हम देखते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ उसकी कल्पना होती है, तो वो सही नहीं होता है, उस सच्चाई नहीं होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार में कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम में होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। क्या कहते हैं कि डॉक्टर कलाम की जो माध्यमिक शिक्षा थी वो उन्होंने मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा थी वो अंग्रेजी माध्यम में की थी, लेकिन उनका मानना है कि कॉलेज में भी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को अपने मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी भाषा में हम अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकते हैं। फिर भी विश्व के दूसरे देशों में संपर्क कायम रखने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। हाँ, क्या कहते हैं कलाम जी कि वैसे तो हमें हिंदी ही अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन पूरे विश्व में संपर्क बनाए रखने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का शिक्षण लेना भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्ति में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति हुई है। क्या है तो राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति मिली है, यानी कि महिला भी पुरुष के बराबर होके खड़ी है। ये आज की परिस्थिति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनमें निपटने में सक्षम न हो तो सेना की जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी भी भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। मतलब कि देश में चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, अगर किसी से पॉसिबल ना हो तो वो हमारी सेना वो काम पॉसिबल कर देती है। सबकी रक्षा के लिए, चाहे वो बाढ़ में रक्षा करनी हो, चाहे युद्ध में रक्षा करनी हो, चाहे कुछ भी खराब परिस्थिति हो देश की, मुश्किल परिस्थिति में सेना ही देश की रक्षा करती है। अब है पोयम 5 के फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वदमन के व्यवहारों से दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। तो सर्वदमन की निर्भयता और हिम्मत देखकर दुष्यंत आनंदित हो जाते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। उसके मुख पर अग्नि जैसी चमक देखकर, दमक देखकर उनको लगता है कि जरूर किसी वीर पुरुष का पुत्र है। उसकी हथेलियों में कमल के जैसी चमक थी और चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। उंगलियों भी अद्भुत थी, उंगलियां भी। ये देखकर दुष्यंत आश्चर्यचकित हो गए थे। सिंह शावक को छुड़ाते समय
जब उनके हाथ ने बालक के हथेली को स्पर्श किया तो सोचने लगे कि वे मनुष्य कितने धन्य हैं जो अपने पुत्र को गोदी में बिठा सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि धन्य मनुष्य होते हैं जिनके ऐसे बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था। उसके मुख पर अग्नि के समान चमक थी, हथेली में कमल के जैसी दमक थी और उसकी निर्भयता और हिम्मत वीर पुरुषों जैसी थी। शावक को पकड़कर उसके दांत गिनना किसी वीर पुरुष का ही बेटा कर सकता है। उसे सिंह के शावक की माँ का भी भय नहीं था। क्या था? तो सर्वदमन सुंदर और स्वस्थ आकर्षक बालक था। उसके मुख पर अग्नि के समान चमक थी, हथेली में कमल जैसी दमक थी और उनकी निर्भयता जो थी और हिम्मत थी वो वीर पुरुष जैसी थी। शावक को पकड़कर उसके दांत गिनना किसी वीर पुरुष का ही बेटा कर सकता है। उसे सिंह के शावक की माँ का भी भय नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पात्र लेखन, मतलब उसके पात्र के कैरेक्टर के बारे में लिखना है। दुष्यंत, तो दुष्यंत का पात्र लेखन ऐसे होगा। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति थे। बालक सर्वदमन के व्यवहार ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। सर्वदमन को देख के वे सोचते थे कि उनका भी कोई ऐसा पुत्र होता तो वे धन्य हो जाते। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि उनको पता चल ही जाता है कि सर्वदमन ही उनका पुत्र है। तब उनका मन आनंद विभोर हो जाता है और हृदय में पितृवात्सल्य उभर आता है। आया समझ में? आपको दुष्यंत के बारे में लिखना है कि सर्वदमन को देख के उनको क्या क्या एहसास होता है, क्या क्या भाव उत्पन्न होते हैं। ये आप ऑन वर्ड में लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। भाई सर्वदमन असाधारण बालक है। उसने एक दिन एक सिंह शावक को पकड़ लिया और उसके मुंह में दांत गिन रहा था। तपस्विनियों ने छोड़ने को कहा पर वो उनकी बात मानता नहीं है, परंतु दुष्यंत की बात मानकर वह छोड़ देता है। उसकी सूरत दुष्यंत से मिलती थी। अपराजिता नाम का रक्षा सूत्र साबित कर देता है कि सर्वदमन ही दुष्यंत का पुत्र है। इस तरह एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के मन में पिता पुत्र जैसे भाव उमड़ रहे थे। सर्वदमन असाधारण बालक है और उसने एक दिन सिंह शावक को पकड़ लिया, उसके दांत गिन रहा था, छोड़ने को कहा लेकिन किसी की बात नहीं मानता है, तपस्विनियों की। फिर जब उसकी सूरत थी वो दुष्यंत से मिलती थी और वो दुष्यंत की बात भी मान गया था। फिर अपराजिता नाम का जो रक्षा सूत्र था ना, उसने साबित कर दिया कि सर्वदमन ही दुष्यंत का पुत्र है। इस तरह एक दूसरे से अनजान होते हुए भी दोनों के मन में पिता पुत्र जैसे भाव उमड़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स 4-5 लाइन आंसर के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए। उसके बाद एक काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपको 4th पोएम बाय हार्ट करनी है जो आपको पूछी जाएगी। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन 3A है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। हाँ, जो मैंने आपको पहले भेजा भी है, लेकिन फिर भी आज हम रिवीजन कर लेते हैं। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जिसका हृदय विशाल हो, उदार। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। फिर निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। जिसने इंद्रियों को वश में किया हो तो जितेंद्रिय। जो जन्म से अंधा हो तो जन्मांत। और जो सरलता से प्राप्त हो तो उसका आंसर होगा सुलभ। ठीक है, अभी है 11th नंबर। जो बच्चा गोद लिया हो तो दत्तक। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। विष्णु का भक्त, वैष्णव। जिसके मन में दया न हो, निर्दयी। जो शरण में आया हो, शरणागत।
जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। समान आयु का तो समवयस्क। सदा न रहने वाला तो शाश्वत। जिसे करना कठिन हो तो दुष्कर, और सबको समान दृष्टि से देखने वाला तो समदर्शी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 20 शब्द समूह कंपलसरी आपको लिखने हैं और बाय हार्ट करने हैं। अब टॉपिक है लिंग परिवर्तन। देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, रुद्र, रुद्राणी, इंद्र, इंद्राणी, भाग्यवान, भाग्यवती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, पुत्रवान, पुत्रवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 और 22 पर है, तो उसमें से आप लिख लेना। अब है नेता, नेत्री, कर्ता, कर्त्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री, रोगी, रोगिणी, वाहन, वाहिनी, स्वामी, स्वामिनी, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशालिनी, फूलदान, फूलदानी, चायदान, चायदानी, वर, वधू, पति, पत्नी, विदुर, विधवा, विद्वान, विदुषी, सास, ससुर, ननंद, नंदोई, सम्राट, साम्राज्ञी, साधु, साध्वी, नर और नारी। तो ये आपको स्टूडेंट्स समझाया गया है, लेकिन एक बात बता देती हूँ कि आप 8th स्टैंडर्ड में हो, इसलिए आपको लिंग परिवर्तन अपने आप आने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही पूछे जाएंगे, आपको बाहर से भी पूछा जाएगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करना। हाँ, क्योंकि लिंग परिवर्तन एकदम इजी टॉपिक है, उसको बाय हार्ट नहीं करते हैं। अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको है कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए, और कहानी लेखन है, तो वाक्य को शुद्ध कीजिए, वो भी आपको डायरेक्ट आना ही चाहिए। हाँ, गलत वाक्य लिखा है उसको सही करना है। और स्टोरीज़ के मैंने आगे आपको टॉपिक भेजे हैं, उसके ऊपर से आपको स्टोरी बनानी है। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे टॉपिक दिया जाएगा, और टॉपिक ऊपर से स्टोरी अपने आप आपको बनानी होगी। आप घर पे स्टोरीज़ की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये रिवीजन का ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। हाँ, अच्छे से सब रिवीजन लिख लेना और याद रखना। थैंक यू।